टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में अब लास्ट इलेक्ट्रोड है, फोर्थ इलेक्ट्रोड, मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ये थोड़ा डिफरेंट तरह का इलेक्ट्रोड है, मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इस तरह के इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि एक कोई मेटल होना चाहिए, जैसे यहाँ सिल्वर मेटल ले लेते हैं, एक मेटल होना चाहिए। यहाँ पे इस मेटल का स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे AgCl रखा है, एक मेटल, उस मेटल का स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl मान लिया हमने। अब इस सॉल्ट का जो एनायन है, मेटल कैटायन के फॉर्म में होगा, एनायन जो है उसका एक सोर्स होना चाहिए। सोर्स मतलब एक कंप्लीटली सॉल्युबल सब्सटेंस जिसको हम लोग जितना डिसॉल्व करना चाहें उतना डिसॉल्व कर सकें। जैसे सपोज करिए NaCl ले लिया या KCl ले लिया, तो इससे हमें जितना Cl माइनस आयन चाहिए उतना Cl माइनस आयन हमें इससे मिल जाएगा। तो एनायन का एक सोर्स, तो ये तीन चीज़ें अगर साथ में रहेंगी तो इस तरह का इलेक्ट्रोड बनेगा, मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। एनोड की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, कौन किस में कन्वर्ट होगा, तो Ag कन्वर्ट होगा Ag+ आयन में। Ag अपना इलेक्ट्रॉन देगा और Ag+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात ये फंसती है यहाँ पे कि Ag तो Ag+ में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर AgCl यहाँ पे है, एक स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, तो वो अपना इक्विलिब्रियम यहाँ पे एक मेंटेन कर रहा होगा AgCl से Ag+ और Cl-, AgCl से Ag+ और Cl-। और अगर Ag कन्वर्ट होगा Ag+ में ऑक्सीडाइज हो गए तो Ag+ का अमाउंट बढ़ गया, तो Ag+ और Cl- कंबाइन करके क्या बनाने लगेंगे, तो AgCl। तो एक रिएक्शन के होने की वजह से एक और रिएक्शन यहाँ पे हो रही होगी। या अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे जो Ag+ डिसॉल्व होगा वो Ag+ जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। अब होगा क्या कि Ag+ यहाँ से अगर गायब हो रहा है, Ag+ अगर डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर के फॉर्म में, तो AgCl और डिसॉल्व होगा सो दैट Ag+ बन सके। तो एक रिएक्शन होने की वजह से एक और रिएक्शन होगी। जैसे अगर हम लोग एज कैथोड इसका रिएक्शन लिखें, एज कैथोड, तो कैथोड के फॉर्म में इसका रिएक्शन क्या होगा, तो Ag+ जो सॉल्यूशन में है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्वर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। बट इस रिएक्शन के होने की वजह से एक और रिएक्शन वहाँ पे होगी, क्या रिएक्शन, तो AgCl जो सॉलिड है वहाँ पे वो और डिसॉल्व होके Ag+ और Cl- बनाएगा। इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड किया जाए तो हमें इस इलेक्ट्रोड का नेट रिएक्शन मिलेगा। ऐड करेंगे तो Ag+ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे हमें मिलेगा Ag सॉलिड प्लस Cl- एक्वस। ये Ag तो सॉलिड के फेज में होगा। तो ये इस इलेक्ट्रोड का नेट इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। ये इस इलेक्ट्रोड का नेट इलेक्ट्रोड रिएक्शन तो है, बट बात ये आती है कि इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से कुछ कर रहे होंगे। AgCl ये सॉलिड है, एक सिंगल लाइन देंगे, फिर लिखेंगे Ag सॉलिड, और जहाँ पे AgCl है उसके बगल में उसके एनायन का सोर्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने KCl लिया है तो KCl एक्वस, इसके नीचे इसका कंसंट्रेशन C होना चाहिए और इसके नीचे इसका KSP होना चाहिए। अगर हम लोग देना चाहें तो इसके नीचे इसका लिख के KSP दे सकते हैं। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, यहाँ अगर KCl लिखना चाहें तो KCl लिखें, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग सिर्फ Cl- लिख के छोड़ देते हैं, हमें Cl- से बेसिकली मतलब होता है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इस इलेक्ट्रोड का कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका E0 मान लेते हैं, तो E0 फॉर Cl- AgCl से Ag, E0 फॉर Cl- AgCl से Ag।
इस पर हम लोग चाहें तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, ई फॉर Cl माइनस AgCl से Ag इज इक्वल टू ई नॉट फॉर Cl माइनस AgCl से Ag माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है तो 1 है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। लॉग के अंदर क्या आएगा, तो लॉग के अंदर आयन के फॉर्म में देखा जाए तो सिर्फ Cl माइनस है, बाकी Ag सॉलिड है, AgCl भी सॉलिड है, तो लॉग के अंदर सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आएगा। तो अगर हमें ये ई नॉट वैल्यू पता हो और Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन पता हो तो हम लोग इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये हमने कैथोड के फॉर्म में लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात होगी तब यहाँ पे, तो ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए हमें इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें हमें दे दी गई हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बट होता क्या है, क्वेश्चन में ये चीज़ डायरेक्टली नहीं दी जाती है। कभी कभी क्या किया जाता है, इस चीज़ को डायरेक्टली ना देके इसके जगह पे कुछ और वैल्यू हमें दे देते हैं और बोलते हैं इसको कैलकुलेट करिए। Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन तो पता होता है हमें, बट ये ई नॉट हमें नहीं पता होता। ई नॉट फॉर Cl माइनस से AgCl से Ag ये नहीं पता होता है और बोला जाता है ये कैलकुलेट करिए। इसके जगह पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया जाता है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो ई नॉट दे दिया जाता है किसका, तो Ag प्लस से Ag का। ध्यान दीजिएगा, ये ई नॉट अलग है, ये ई नॉट अलग है। ये तो एक सिंपल सा मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गया, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जबकि ये क्या है, मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, इन दोनों का ई नॉट सेम नहीं होगा, इन दोनों का ई नॉट डिफरेंट होगा। इस ई नॉट की वैल्यू इस ई नॉट के बराबर नहीं होगी। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, बट ये वैल्यू ना देके हमें ई नॉट दे दिया गया Ag प्लस से Ag का और इसका KSP दे दिया जाता है। ये दो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ये ना देके। अगर ये दे दिया गया है क्वेश्चन में तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं दिया गया है, इसके जगह पे ये दोनों वैल्यूज दे दी गई हैं, तब पहले हमारा काम ये होगा कि इन दोनों के हेल्प से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे रखें, तब हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब हमारा पहला काम अब ये हो जाता है कि इन दोनों के हेल्प से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे ये बनता है कि ये दोनों वैल्यू बता के ये वैल्यू पूछेंगे, या इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू बता के थर्ड वैल्यू पूछी जाएगी। एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे ये बनता है। तो अब हम लोग पहले ये देखें कि उन दोनों के हेल्प से इस थर्ड क्वांटिटी की वैल्यू कैसे आएगी। तो पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके इतनी चीज़ें नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आगे बढ़ा जाए तो हम लोग ये तो बोल ही सकते हैं कि डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 इज इक्वल टू डेल्टा G03। ये पहले भी हमने किया है, तो इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा G03 इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। डेल्टा G03 क्या होगा, तो माइनस NFe, n की वैल्यू 1 है, इंटू F इंटू ई नॉट फॉर Cl माइनस AgCl से Ag। डेल्टा G03 लिख रहे हैं तो इसके लिए इज इक्वल टू डेल्टा G01। डेल्टा G01 क्या होगा, तो माइनस NFe नॉट, माइनस n की वैल्यू 1 है, इंटू F इंटू ई नॉट फॉर Ag प्लस से Ag। अच्छा, डेल्टा G02 क्या होगा, तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रोड है नहीं, इसका तो कुछ ई नॉट है नहीं, तो माइनस NFe नॉट लगेगा नहीं। तो डेल्टा G0 किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर याद हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग लिखे थे माइनस RT ln ऑफ K इक्विलिब्रियम। डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ K इक्विलिब्रियम। तो उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं, माइनस RT ln ऑफ K इक्विलिब्रियम, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, तो KSP के बराबर। इसको यहाँ रख दिया जाए।
अब एक काम करते हैं, माइनस एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। माइनस एफ से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए तो ई नॉट फॉर सी एल माइनस ए जी सी एल से ए जी इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट फॉर ए जी प्लस से ए जी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस से हमने डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको लॉग बेस 10 में अगर कन्वर्ट कर दें तो 2.303 आर टी अपॉन एफ लॉग ऑफ के एस पी। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमें ई नॉट ए जी प्लस से ए जी का ये वैल्यू और के एस पी पता हो तो हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये इन जनरल हमने किसी भी टेम्परेचर टी पे लिखा है, इन जनरल किसी भी टेम्परेचर टी पे। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 298 केल्विन, तो हम लोग देख चुके हैं कि 298 केल्विन पे ही इस क्वांटिटी की वैल्यू 2.303 RT अपॉन एफ, इस क्वांटिटी की वैल्यू हो जाती है 0.059। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा ई नॉट फॉर सी एल माइनस ए जी सी एल से ए जी इज इक्वल टू ई नॉट फॉर ए जी प्लस से ए जी प्लस 0.059 लॉग ऑफ के एस पी। तो अगर हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर पता हो तो डायरेक्टली हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे भी आता है, इन तीन क्वांटिटीज में से कोई दो क्वांटिटी बता के थर्ड क्वांटिटी पूछी जाएगी। तो इस इक्वेशन को हमें याद रखना है, इस इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके अब यहाँ से ये सारी चीज़ें नोट करिए, इसको फिर से नोट करिएगा, इस रिएक्शन को फिर से नोट करिएगा, इस तरीके से पूरा नोट करिए। नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग वापस से आते हैं अपने इक्वेशन पे। हमने इस पर नस्ट इक्वेशन लगाया था और ये लिखा था E फॉर सी एल माइनस ए जी सी एल से ए जी इज इक्वल टू ई नॉट फॉर सी एल माइनस ए जी सी एल से ए जी माइनस 0.059 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस। ऐसा हमने लिखा था, सी एल माइनस यहाँ आया था, इसका ई नॉट आया था और ये इसके ई की वैल्यू। बट अगर हमें ये वैल्यू ना देके ई नॉट फॉर ए जी प्लस से ए जी और के एस पी दे दिया गया है, तब पहले हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है इन दोनों के टर्म्स में। अब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे डिराइव की है, ये वैल्यू ले आके हम लोग यहाँ पे रख देंगे। मतलब E फॉर सी एल माइनस ए जी सी एल से ए जी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस ई नॉट की जगह ये पूरी वैल्यू अगर रख दें तो ई नॉट फॉर ए जी प्लस से ए जी और साथ में क्या आएगा तो प्लस 0.059 लॉग ऑफ के एस पी। ये इस ई नॉट की जगह ये वैल्यू होगी और ये माइनस 0.059 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस, ऐसा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक काम हम लोग करते हैं कि हम लोग माइनस 0.059 कॉमन ले लेते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट फॉर ए जी प्लस से ए जी माइनस 0.059 अगर हमने कॉमन लिया तो लॉग ए माइनस लॉग बी बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब लॉग ऑफ ए बाई बी, मतलब लॉग सी एल माइनस अपॉन के एस पी। अच्छा, ये के एस पी किसका है, तो ए जी सी एल का है। तो के एस पी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो के एस पी का एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस।
कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस जो सॉल्यूशन में है, और सॉल्यूशन का Cl माइनस ही यहाँ आ रहा है, तो Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, मतलब ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी E0 फॉर Ag प्लस से Ag माइनस 0.059 log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तो ये हो गया वैल्यू। चलिए तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट करिए, फिर एक बात बताते हैं। वीडियो पॉज करिए और यहाँ तक नोट करिए। नोट कर लिया? चलो तो अगर ध्यान दें तो 3 तरीके के फॉर्मूले यहां पे डिराइव हुए। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, और तीसरा जो लिखा हुआ है जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया। ये 3 फॉर्मूले डिराइव है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। क्या कंफ्यूजन होता है? ये पहला वाला फॉर्मूला और तीसरा वाला फॉर्मूला, ये सिंपली क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके देगा हमें। इन दोनों में से कब कौन सा यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो कौन सा यूज करना वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। हमें इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ना देके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ना देके Ag प्लस से Ag की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। दोनों से ही उस मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, दोनों से ही। ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं। इन दोनों से ही रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा E0 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अगर ये E0 डायरेक्टली दिया गया था तो बहुत अच्छी बात है, तब इससे लगाएंगे। लेकिन अगर ये E0 दिया गया तो यहाँ से लगाया जाएगा। हाँ, ये वाला फॉर्मूला किस लिए है? तो ये वाला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन इलेक्ट्रोड एंड KSP ऑफ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो ये एक अलग चीज है। ये दोनों क्या है, नस्ट इक्वेशन टाइप की चीजें हैं। ये नस्ट इक्वेशन नहीं है, सेकंड वाला नस्ट इक्वेशन नहीं है, ये हमने रिलेशन डिराइव किया है। ये दोनों नस्ट इक्वेशन टाइप की चीजें हैं, ये सेकंड वाला नस्ट इक्वेशन नहीं है। ये सारी चीजें अभी जो हम लोग ने डिराइव की, ये हमने किसके लिए डिराइव की हैं? तो एज कैथोड जो भी है रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर वही एज एनोड होता तो भी हम लोग सारी चीजें लिख सकते हैं, फिर से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि वैल्यूज एक दूसरे का नेगेटिव होती हैं किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, तो हमें बस सब में क्या करना है, माइनस लगा देना है। माइनस लगा के वैल्यूज को इधर चेंज कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग, तो हमें एनोड के लिए सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। उसको भी हम लोग लिख लेंगे। अभी लिखने से पहले एक थोड़ा सा शॉर्टकट देखिए। ये फॉर्मूला तो ठीक है, अगर हमें ये E0 दिया गया है तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग निकालेंगे। अगर ये E0 दिया गया है तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक सिंपल सा छोटा सा चीज ऐसे याद रखना है कि अगर हमें इस इलेक्ट्रोड का, इस मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का अगर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है, सिंपली अगर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो आप इसका मेन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज देखिए।
इसका मेन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या है जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तो Ag+ जो यहाँ पे है वो कन्वर्ट हो रहा है Ag में। तो आप सिंपल सा एक काम करिए, इसके E को बराबर कर दीजिए E फॉर Ag+ से Ag। सिंपल सा ये काम आपको करना है। Ag+ से Ag का जो E है वही इसका भी E होगा। मतलब क्या है, Ag+ से Ag का E मतलब क्या, Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे बना Ag। इसके लिए आप नेक्स्ट इक्वेशन लगा के E की वैल्यू को क्या लिखते, तो इसके लिए E की वैल्यू को लिखा जाता है E0 फॉर Ag+ से Ag माइनस 0.059 लॉग ऑफ Ag+, लेफ्ट साइड है तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag+। देखिए क्या यही वैल्यू यहाँ पे है, तो सेम यही वैल्यू है। तो ये शॉर्टकट टाइप की चीज़ है। शॉर्टकट टाइप की चीज़ क्या है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमें इस मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का चाहिए, तो इसकी जगह आप क्या करिए, इसका सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट जो भी है उसको देखिए कौन सा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो Ag+ से Ag हो रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लीजिए, वही वैल्यू ये भी होगी। ये हम लोग शॉर्टकट के फॉर्म में याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए नहीं है। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है, और ये शॉर्टकट तब लगाएंगे जब हमें इसका E0 पता हो, ना कि ये वाला E0। ठीक है, तो ये एक तरीके से याद रखने की चीज़ है। ठीक है, ये एज कैथोड हुआ, इसको नोट करिए एक जगह पे सारी चीज़ें। अगर हमें वही एज एनोड लिखना होता, सबसे पहली बात रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है एनोड का, तो Ag से AgCl और इसके बगल में इसके एनायन का सोर्स KCl या Cl- जो भी हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले ये वाला इक्वेशन अगर लगाते तो इसका माइनस कर देंगे, तो E फॉर Ag से AgCl Cl-, ये कैथोड है, ये एनोड है। मतलब यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ किया माइनस तो यहाँ भी आ गया माइनस, और यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, मतलब E0 हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं Ag फॉर AgCl Cl-। और एक काम करते हैं, इसको प्लस को माइनस ही रन देते हैं और माइनस एक अंदर ले जाते हैं, माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ 0.059 लॉग ऑफ, माइनस अंदर आया तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। एक इक्वेशन तो ये हो गया। इसका माइनस किया जाए, इसका माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब E0 फॉर, माइनस कर दिया हमने, तो E0 फॉर Ag से AgCl Cl- इज इक्वल टू E0 फॉर Ag से Ag+, और यह माइनस 0.059 लॉग ऑफ Ksp। फिर इसका अगर माइनस कर दें तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, तो E फॉर Ag से AgCl Cl- इज इक्वल टू E0 फॉर Ag से Ag+ हो जाएगा, और यहाँ माइनस और माइनस एक अंदर ले जाते हैं तो Ag+ ऊपर आ जाएगा, माइनस 0.059 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, ऐसा हो गया। तो ये 6 फॉर्मूले यहाँ पे हो गए, ये 6 फॉर्मूले यहाँ पे हो गए। बट करना क्या है, आपको 6 फॉर्मूला नहीं याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, ये तो आप रिएक्शन जो मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का है उसको देख के लिख सकते हैं। आपने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, उसको देख के नेक्स्ट इक्वेशन उस पर लगा के डायरेक्टली लिखा जा सकता है, जो कि हम लोग लिखे भी हैं।
याद इसको रखना है, ई नॉट फॉर Cl माइनस AgCl से Ag, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट फॉर Ag प्लस से Ag प्लस 0.059 log KSP। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है। इसके लिए शॉर्टकट हम लोगों ने देख ही लिया। अगर इस फॉर्म में लिखना है तो इसका जो मेन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है उसको निकालिए, उसके लिए E की वैल्यू लिख दीजिए नस्ट इक्वेशन से, वही इसके लिए भी E की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये आप रिएक्शन से लिख सकते हैं तो इसको भी रिएक्शन से लिखा जा सकता है। ये कैथोड की रिएक्शन लिख के ये वाली लिखी गई थी चीज़, एनोड की रिएक्शन लिख के इस वाले को लिख दीजिएगा। ये अगर याद है तो इसका माइनस करके ये आ जाएगा, और इसके लिए जैसे शॉर्टकट था वैसे ही इसके लिए भी शॉर्टकट है। इसका जो मेन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है Ag से Ag प्लस, उसका E लिख दीजिए यूजिंग नस्ट इक्वेशन, तो यही आएगा, वही इसका भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। सिर्फ ये इक्वेशन याद रखिए, बाकी ये सारे इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको जरूर याद रखिए, वहाँ बैठ के डिराइव नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि डिराइव करने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी याद इसको रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा रिलेशन सही है, यहाँ प्लस करके सही हो रहा है, माइनस करके दे दिया जाएगा, या यहाँ कुछ और लिख दिया जाएगा। इस तरीके से चेंजेस करके दिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो चीज़ें हमें डिराइव करनी थी वो सारी चीज़ें हो गई। बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे सपोज करिए बोला गया Ag से Ag I माइनस इक्वस Cl माइनस AgCl से AgCl माइनस इक्वस। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन बोल दिया गया 10⁻⁻⁻1 मोलर, इसका भी बोल दिया गया 10⁻⁻⁻1 मोलर सपोज कर लीजिए। इसका KSP बता दिया गया 10⁻⁻16 और इसका KSP बता दिया गया 10⁻⁻10 और बोला गया कैलकुलेट E सेल। तो एक बार ट्राई करिए खुद से कि इसका E सेल कैसे निकालेंगे। देखते हैं। तो इसका E सेल निकालना है, ध्यान दीजिएगा E निकालना है, ना कि E नॉट। हमें अगर E निकालना है तो E के लिए शॉर्टकट था, इस मेटल मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जगह एक सिंपल सा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड लिख दिया जाए, और इस मेटल मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जगह एक सिंपल सा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड लिख दिया जाए। यहाँ पे Ag से Ag प्लस बन रहा है, यहाँ पे Ag प्लस से Ag बन रहा है। हाँ, इन दोनों आयंस का कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? जैसे AgI के लिए अगर देखा जाए तो KSP क्या लिखेंगे, तो KSP लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। KSP हमें दिया गया 10⁻⁻16 इज इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन हमें निकालना है, I माइनस का दिया गया है कितना 10⁻⁻1, तो Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए, तो 10⁻⁻15। तो इसका कंसंट्रेशन हमें पता चलेगा 10⁻⁻15। इसी तरीके से यहाँ पे भी Ag प्लस का निकाल लेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻9। जैसे यहाँ निकाला था वैसे यहाँ निकालेंगे। अब ये सिंपल सा एक कंसंट्रेशन सेल हमारे लिए, इसका E सेल निकालना है, तो E नॉट सेल तो 0 हो गया, माइनस 0.059 बाई N की वैल्यू 1 आएगी, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, और लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, तो कौन सा Ag प्लस ऊपर आएगा, ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट साइड होगा, तो ये ऊपर आएगा 10⁻⁻15 अपॉन में आएगा 10⁻⁻9, ये 10⁻⁻6 होगा, -6 बाहर आ जाएगा, लॉग 10 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.059 इंटू 6, इतना वोल्ट। ये हो गया इसका E सेल। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं। चलिए, तो ये मेटल मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड था, और इसी 4 तरह के इलेक्ट्रोड हम लोग को देखने थे। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है, मेटल मेटल स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एक और एग्जांपल है। उसको नाम दिया जाता है कैलुमल इलेक्ट्रोड।
कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम लोग उसको। उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो मर्करी, उसका स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Hg2Cl2 और इसके एनायन का सोर्स Cl-, इसको बोला जाता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। यहाँ Hg2 होता है, Hg कन्वर्ट होता है Hg2 में अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके, और फिर Hg2 दो Cl- के साथ कंबाइन करके Hg2Cl2 एक स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है। इस इलेक्ट्रोड को भी हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज करते हैं, इसको भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बोले थे, उसको बोला गया था प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हम लोग बनाते हैं। एक्चुअली जैसे ये 0.0 वोल्ट पे है और ये 0.4 वोल्ट पे है, तो यहाँ से कितना ज़्यादा, तो 4 वोल्ट। अगर ये 0.1 वोल्ट पे है तो यहाँ से यहाँ 1 वोल्ट ज़्यादा, यहाँ से यहाँ 3 वोल्ट ज़्यादा, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 3, तो यहाँ से यहाँ कितना, तो 4। तो वही काम है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है, और किसी इलेक्ट्रोड का निकालना है। तो इसके कंपैरिजन पहले इसका देख लिया, अब इसके कंपैरिजन में इसका देख लेंगे, तो इसके कंपैरिजन पता चल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड को, कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाते हैं। इसको बनाना थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम लोग इसको रेफरेंस के इलेक्ट्रोड के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया कैलोमल इलेक्ट्रोड। रिएक्शन अगर देखा जाए, Hg2 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाता है मरकरी। Hg2 गायब होता है तो Hg2Cl2, ये Hg2 और 2Cl- को ब्रेक करता है। ये एज कैथोड हम रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ एज एनोड है बट रिएक्शन ये एज कैथोड लिखा गया है। इसका रिवर्स में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन हो जाएगा Hg2Cl2, Hg2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बनेगा 2Hg प्लस 2Cl-। ये लिक्विड में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। अच्छा, कभी कभी बोला जाता है नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब है कि Cl- आयन का कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल होगा। सेमी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, सेमी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड तो Cl-1/2 नॉर्मल होगा। अगर ऐसा बोला गया है तो, हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी, मतलब अभी तक तो नहीं आए हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी याद रखिए इन केस अगर आ गया तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को। चलिए, तो ये 4 तरह के इलेक्ट्रोड थे जो हम लोगों ने देखे। इन्हीं में से किसी को यूज़ करके हम लोग सेल बनाते हैं। एनोड इन्हीं में से कोई एक होगा और कैथोड इन्हीं में से कोई एक होगा। इन्हीं को यूज़ करके सेल का फॉर्मेशन किया जाता है। अब हमें एक चीज़ देखनी है, बैटरी। बैटरी के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। मतलब हम लोग जो गैल्वानिक सेल देख रहे थे वो बैटरी ही था। कुछ पर्टिकुलर बैटरीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। एक्चुअली बोला जाता है कि 2 तरह की बैटरी होती है, एक बोला जाता है प्राइमरी बैटरी और एक बोला जाता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी का मतलब है कि इस बैटरी को आप सिर्फ एक बार यूज़ कर पाएंगे, आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे जो पेंसिल सेल पहले आती थी, पेंसिल सेल, उसको लेक्लांचे सेल भी बोला जाता है। पेंसिल बैटरी को लेक्लांचे सेल भी बोला जाता है। तो वो रिचार्जेबल नहीं होती, एक बार चार्ज की, एक बार हमने यूज़ किया, ख़त्म, अब उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। हालांकि आजकल रिचार्जेबल पेंसिल बैटरी भी आती है, बट वो उसकी बात नहीं हो रही है। पहले जो सस्ती वाली पेंसिल बैटरी आती थी उसकी अगर बात करें तो वो रिचार्जेबल नहीं है, एक बार यूज़ किया हमने, ख़त्म हो गया। बट जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसको हम लोग बार बार रिचार्ज करके बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। जैसे इन्वर्टर में जो बैटरी यूज़ होती है उसको नाम दिया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी, तो वो रिचार्जेबल है, उसको हम लोग बार बार चार्ज करके यूज़ करते हैं। तो 2 तरह की बैटरी है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। तो कुछ पर्टिकुलर बैटरीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे पहली बैटरी है वही लेक्लांचे सेल पेंसिल बैटरी।
इन सब के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। आप देखेंगे एनसीईआरटी खोलेंगे तो लास्ट इस चैप्टर के एंड में दिया गया है बैटरीज के बारे में। तो इन सब बैटरीज के बारे में हमें पढ़ना है। एनोड किस चीज़ का बना होता है, कैथोड किस चीज़ का बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, पोटेंशियल कितना है किसी एक सेल का, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है किसी सेल के बारे में। कौन कौन से सेल के बारे में, तो जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं बस उतने ही, उसके अलावा कोई नहीं। लेक्लांचे सेल, जिंक कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, बटन सेल और एक फ्यूल सेल, इन 5 के बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग सेकेंडरी बैटरी का देख रहे हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। एक्चुअली उसमें कुछ चीज़ें बतानी है तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि उसके बारे में भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ेंगे, बट कुछ चीज़ें और हैं वो देख लेते हैं हम लोग। लेड स्टोरेज बैटरी को थोड़ा हम लोग जैसा एनसीईआरटी में दिया हो वैसा नहीं बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। बेसिक चीज़ें क्या होती है ये बताते हैं। लेड और लेड ऑक्साइड, ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है, और सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। जनरली 38% H2SO4 सॉल्यूशन लिया जाता है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है ऐसा हम लोग बोल देते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड। होता क्या है, अगर एनोड की बात की जाए तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। लेड जो है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल रॉड को दे देता है और लेड +2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला आता है। लेड सॉलिड से बनता है लेड +2 एक्वस और साथ में निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। बट होता क्या है कि सॉल्यूशन में जब लेड +2 आता है तो सल्फेट आयन से मिलके PbSO4 प्रेसिपिटेट बना लेता है। PbSO4 एक प्रेसिपिटेट होता है, तो Pb+2 एक्वस प्लस SO4 - 2 इससे मिलके बन जाता है PbSO4 सॉलिड। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एनोड की नेट रिएक्शन मिलेगी। Pb+2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, Pb सॉलिड प्लस SO4 - 2, इससे हमें मिल रहा होगा PbSO4 सॉलिड और साथ में निकल रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की नेट रिएक्शन है। वही अगर कैथोड के रिएक्शन की बात की जाए तो कैथोड पे PbO2 है, यहाँ लेड +4 में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी से लेता है और ये भी +2 बना के सॉल्यूशन में चला आता है। PbO2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये भी Pb+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला आता है। अभी देखा जाए तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमें H+ वगैरह ऐड करना पड़ेगा। H+ किधर ऐड करेंगे, तो इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर 4H+ ऐड कर देते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो ही गया। फिर से वही बात है, Pb+2 जो सॉल्यूशन में आता है ये सल्फेट आयन के साथ मिल के Pb+2 एक्वस प्लस SO4 - 2 एक्वस, ये दोनों बना लेते हैं PbSO4 सॉलिड। अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कैथोड की नेट रिएक्शन हमें मिलेगी। Pb+2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, PbO2 सॉलिड प्लस SO4 - 2 प्लस 4H+, इससे हम अच्छा साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इससे हमें मिल रहा होगा PbSO4 सॉलिड और साथ में 2H2O, ऐसा हो रहा होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें नेट रिएक्शन मिलेगा। नेट रिएक्शन क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, Pb सॉलिड बचेगा, ये वाला PbO2 सॉलिड बचेगा, 4H+ आएगा, एक सल्फेट और एक सल्फेट मिलके 2 सल्फेट आयन हो जाएंगे। PbSO4 ऊपर भी है, PbSO4 नीचे भी है, तो 2 PbSO4 हो जाएगा और साथ में 2H2। और इस 4H+ और 2SO4 - 2 को मिला के हम लोग सिंपली ऐसा लिख सकते हैं 2H2SO4। तो ये इस इलेक्ट्रोड का नेट इस सेल का नेट सेल रिएक्शन हुआ। इस एक सेल की बात करें तो एक सेल का पोटेंशियल जो होता है वो 2 वोल्ट होता है।
इस एक सेल का पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट। अगर इन्वर्टर में जो बैटरी यूज़ होती है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें पोटेंशियल अगर देखेंगे आप तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। वो इन्वर्टर वाली बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो वहाँ पे एक सेल से काम नहीं होता, वहाँ पे इस तरह के 6 सेल लगे होते हैं और सीरीज में लगे होते हैं। 6 इस तरह के सेल सीरीज में लगे होते हैं। देखे भी होंगे अगर इन्वर्टर की बैटरी, तो उसमें 6 होल बना होता है पानी ऐड करने के लिए। तो वो 6 अलग अलग सेल सीरीज में जुड़े होते हैं। और सीरीज में जुड़े होते हैं इसलिए दिक्कत क्या होती है कि कोई एक भी सेल अगर ख़राब होता है तो पूरा सेल काम करना बंद कर देता है। जनरली बैटरी में दिक्कत यही आती है कि एक सेल ख़राब हुआ तो पूरा सेल काम करना बंद कर दिया, तो हमारे लिए पूरा सेल ख़राब, पूरी बैटरी हमारे लिए ख़राब। और यही रीज़न है कि उसमें सारी बैटरी ख़राब नहीं हुई होती, उसमें कोई 1 या 2 ख़राब हुई होती है, बाकी सही होती हैं। इसलिए उसको अच्छे खासे कॉस्ट पे ख़रीदा भी जाता है। अगर पुरानी बैटरी बेचोगे तो उसको अच्छे खासे कॉस्ट पे ख़रीदा जाता है, 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये एक बैटरी का मिल जाता है। तो वो यही रीज़न है। खैर, अगर n फैक्टर की बात की जाए तो इसका n फैक्टर यहाँ लेट 0 में है, वहाँ लेट +2 में n फैक्टर 2 होगा। या n फैक्टर इसका निकाला जाए तो यहाँ लेट +4 में, वहाँ +2 में है तो इसका भी 2 होगा। बात आती है इसके n फैक्टर की। H2SO4 का यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इसका n फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ ये होती है कि किसी भी रिएक्शन में सबके लिए जितने भी सब्सटेंस हैं उसका n फैक्टर इनटू उसका बैलेंसिंग मोल, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। n फैक्टर इनटू बैलेंसिंग मोल क्या हुआ? जैसे मान लो 1 मोल लेड 1 मोल PbO2 से और 2 मोल H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका अगर 1 मोल ले लिया जाए और इसका n फैक्टर 2 है तो इसके इक्विवेलेंट कितने हो गए? तो 1 × 2। उतना ही इक्विवेलेंट इसका भी रिएक्ट करना चाहिए, तो इसका 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 × 2। मतलब n फैक्टर इनटू बैलेंसिंग मोल सबका इक्वल होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में। और अगर ऐसा है तो इस चीज़ को यूज़ करके इसका n फैक्टर अगर यहाँ निकालें तो इसका बैलेंसिंग मोल है 1, इसका n फैक्टर है 2, इसका बैलेंसिंग मोल है 2, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? तो n फैक्टर हो जाएगा 1। H2SO4 का n फैक्टर यहाँ पे 1 है, ध्यान रखिएगा, ना कि 2। यहाँ पे ये क्यों नहीं देखा गया कि इसके पास 2 H+ है? तो यहाँ H2SO4 एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, एसिड की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो बस प्रेसिपिटेट बना रहा है Pb+2 के साथ मिलके। तो 2 H+ देख के n फैक्टर 2 नहीं बोलेंगे, या इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा है तो उससे हम लोग निकाल ही नहीं सकते। इसका n फैक्टर 1 होगा, ये याद रखना है, ध्यान रखना है। क्यों हम लोग अचानक से n फैक्टर की बात कर रहे हैं? तो आगे चल के यूज़ होता है, आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसमें n फैक्टर का यूज़ होता है, खासकर H2SO4 के n फैक्टर का अगर इस सेल पे क्वेश्चन बनाया गया, न्यूमेरिकल बनाया गया तो। एक चीज़ जो और हम लोग को देखनी है वो ये है कि अगर हम लोग इस सेल को यूज़ करते हैं तो सेल डिस्चार्ज होगा, रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये रिएक्शन किधर जाएगी? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम लोग सेल को यूज़ करते हैं, सेल को यूज़ करना मतलब अगर हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ करते हैं तो ये सेल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर वही हम लोग इसको रिचार्ज करने लगे तो ये सेल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हो क्या रहा है? H2SO4 जो है सॉल्यूशन में वो रिएक्ट कर जा रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है मतलब सॉल्यूशन में H2SO4 का कंसंट्रेशन घटेगा। H2SO4 पहले जितना था उतना नहीं बचेगा तो उसका कंसंट्रेशन घटेगा। और H2SO4 रिएक्ट करके बना क्या रहा है? तो PbSO4 जो कि प्रेसिपिटेट है, सॉल्यूशन के बाहर चला जा रहा है, मतलब एक हैवी कंपाउंड सॉल्यूशन के बाहर चला जा रहा है। तो जो सॉल्यूशन बचेगा उसकी डेंसिटी घटेगी क्योंकि एक हैवी कंपाउंड सॉल्यूशन से निकल गया। मतलब कहने का क्या है? अगर हम लोग इस सेल को यूज़ करें, सेल अगर डिस्चार्ज हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, सॉल्यूशन की डेंसिटी घटेगी और सॉल्यूशन में H2SO4 का कंसंट्रेशन घटेगा। अगर वही हम लोग इस सेल को रिचार्ज करें तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, सॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ेगी और H2SO4 का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। NCERT में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं बट सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, n फैक्टर वगैरह की बात नहीं की गई है। तो ये चीज़ें आप NCERT से ज़रूर पढ़ेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस सेल के बारे में एक्सप्लेन करिए,
तो आपको याद होना चाहिए। और प्लस इधर भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी सेल के बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एक और चीज़ है, बैटरी वाले पार्ट के बाद जस्ट बाद एक कोरोजन के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं, तो कोरोजन के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। थियोरेटिकल चीज़ें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाला नहीं है, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। हाँ, कोरोजन वाली चीज़ हम लोग इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन पूरा कर लेंगे तब उसको पढ़िएगा। अभी बस बैटरी वाला पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका काम है, आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे बाद में पढ़ लेंगे कभी, ऐसा नहीं। अभी उसको पढ़िए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको अंडरलाइन करिए। खासकर एनोड क्या है, कैथोड क्या है, रिएक्शन क्या है, वोल्टेज अगर दिया गया तो वोल्टेज, और बटन सेल के बारे में एक स्पेशल चीज़ वहाँ पे लिखी गई, उसको भी पढ़िएगा। चलिए, तो ये हो गया बैटरीज के बारे में। और यहाँ पे जो सेल के बारे में हम लोग को पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। किस सेल के बारे में? गैल्वानिक सेल के बारे में। एक चीज़ बस है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेल थर्मोडायनेमिक्स। सेल थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, मतलब हमें सेल के लिए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कुछ कैलकुलेट करने होते हैं। जैसे सेल का डेल्टा जी कितना है, डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एस कितना है, ये हमें निकालना होता है। तो सेल के लिए डेल्टा जी तो हम लोग डेल्टा जी तो लिख चुके हैं -NFE के बराबर। सेल है तो ई सेल लिख देंगे, यहाँ एफ ई से ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। डेल्टा जी हम लोग निकाल चुके हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, DG इज इक्वल टू होता है VdP माइनस SdT। ये एक रिलेशन लास्ट ईयर पढ़ा गया थर्मोडायनेमिक्स में। जो सेल काम करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में काम करता है। आप ओपन में रख के सेल को काम कराते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे dP 0 हो जाएगा, तो DG इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस SdT। तो दोनों तरफ अगर डेल्टा लगाए तो यहाँ का डेल्टा हम लोग अंदर ले जा सकते हैं। D ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस इंटू DT, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम लोग DT को नीचे ले आए तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस ऑफ D ऑफ डेल्टा जी बाई DT। डेल्टा जी क्या है सेल के लिए, तो माइनस NFE बाई DT। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना हमें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। N और F तो किसी सेल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होगी, N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल है तो कांस्टेंट वैल्यू है, F भी कांस्टेंट वैल्यू है। टेम्परेचर के साथ वेरी क्या करेगा, तो सेल पोटेंशियल। तो इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एस ऐसा हो जाएगा NFDE बाई DT, NFDE बाई DT। तो ये डेल्टा एस का फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे DE बाई DT को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल पोटेंशियल। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल पोटेंशियल मतलब टेम्परेचर के साथ सेल पोटेंशियल कैसे चेंज कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो E एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया गया हो तब हम लोग निकाल सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। हमें बस ऐसा बोला जाता है कि T1 टेम्परेचर पे E की वैल्यू E1 है, T2 टेम्परेचर की पे E की वैल्यू E2 है। तो वहाँ पे हमारी मजबूरी होती है कि DE बाई DT हम लोग डायरेक्टली ऐसे निकालें, E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। ये मानते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर इसकी वैल्यू डायरेक्टली दे दी गई तब तो अच्छी बात है। तो ये हो गया डेल्टा एस। अब डेल्टा एच निकालना है तो उसके लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता ही है। डेल्टा जी माइनस NFE के बराबर है, डेल्टा एच हमें निकालना है माइनस टी डेल्टा एस अभी निकाले NFDE बाई DT। इस टर्म को अगर इधर ले आए तो ये प्लस में आ जाएगा इधर, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, NF यहाँ भी NF यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा TDE बाई DT प्लस में और माइनस बचेगा E। तो ये हो गया डेल्टा एच ऑफ सेल।
तो ये 3 पैरामीटर हमें सेल के लिए कैलकुलेट करने होते हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस। तो डेल्टा जी तो हम लोग पहले निकाल चुके थे, डेल्टा एस और ये डेल्टा एच। डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं इन पे बेस्ड, उनके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत इधर उधर उसमें नहीं आता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो गैल्वानिक सेल वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे, गैल्वानिक सेल।